दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होती है राजधानी दिल्ली से। राजधानी दिल्ली में एक डॉक्टर का क्लिनिक होता है, जिस क्लिनिक के अंदर तीन लड़के घुसते हैं। से दो लड़के डॉक्टर के पास जाकर कहते हैं, डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, हमारे दोस्त के पेट में गोली लगी है एंड उसका काफी खून बह रहा है। डॉक्टर ने मरीज की हालत देखी एंड उनसे पूछा कि आखिर ये गोली लगी कैसे। वो लड़के डॉक्टर को बताते हैं कि हम लोग एक शादी में गए हुए थे बुलंदशहर, वहां हर्ष फायरिंग में ये गोली इसको लग गई है एंड हमें भी नहीं पता ये गोली कब और कहां से आई एंड सीधा इसके पेट में जाकर लग गई। डॉक्टर साहब काफी अनुभवी थे, उनके मन में काफी सवाल चलने लगते हैं, लेकिन वो उनका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। इन्हीं सवालों के बीच जो उनके मन में उठ रहे थे, वो उन लड़कों से पूछते हैं कि आखिर जब ये गोली इसको लगी थी तो ये पास के ही नजदीकी अस्पताल में क्यों नहीं लेकर गए एंड इसे यहाँ पर लेकर क्यों आए। तभी जो लड़के होते हैं वो एक बहाना बनाते हैं, वो ये कहते हैं कि हमें आपसे अच्छा डॉक्टर वहां पर कोई लगा नहीं, इसीलिए हम सीधा आपके पास भागे चले आए। अब आप इसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट कर दीजिए। डॉक्टर ने इलाज तो जारी लगा, लेकिन साथ ही साथ वो उन लड़कों से कुछ न कुछ सवाल पूछे जा रहे थे। जब ही उन्होंने एक सवाल दो अलग अलग लड़कों से अलग अलग टाइम पे पूछा, तो दोनों का जवाब अलग अलग निकला। यहीं पर डॉक्टर का माथा टनक जाता है। डॉक्टर समझ गए थे कि आखिर दाल में कुछ काला है एंड ये लड़के कुछ ना कुछ उनसे छिपा रहे हैं। तो इलाज करते करते डॉक्टर चुपके से जाकर पुलिस को कॉल करते हैं एंड पुलिस को कॉल करके डॉक्टर ये बोलते हैं कि मेरे क्लिनिक पर 3 लड़के आए हैं, जिसमें से एक को गोली लगी हुई है एंड वो यह बता रहे हैं कि ये हर्ष फायरिंग में ये गोली इसको लगी है। मुझे उनकी बातों में कुछ झोल नजर आ रहा है, कृपया करके आप जल्दी आ जाइए एंड मैं इतने इन लड़कों को यहाँ पर रोक के रखता हूँ। दिल्ली पुलिस भी फौरन हरकत में आती है एंड फौरन उन डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंच जाती है। डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंचकर पुलिस उनको घेर लेती है। तो जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है, वही लड़कों ने फिर से वही रटी रटाई कहानी पुलिस को भी सुनाई कि हम लोग बुलंदशहर की गुलावटी में एक शादी में गए थे, वहां पर हर्ष फायरिंग के दौरान इसमें एक गोली लग गई। पुलिस कहती है ठीक है, चलो अब ये बताओ कि बुलंदशहर की गुलावटी का वो कौन सा मैरिज होम था जहां पर तुम लोग शादी में शामिल होने गए थे। हम उस मैरिज में जाकर तफ्तीश करेंगे एंड सारी चीजों का पता लगाएंगे। अब लड़कों के पसीने छूट जाते हैं, वो टाल मटोल करने लग जाते हैं। वो पुलिस को चाहते नहीं थे कि पुलिस वहां बुलंदशहर के उस गुलावटी के उस मैरिज होम में जाके चेक करे कि आखिर सच क्या है, लेकिन पुलिस तो पुलिस ठहरी। पुलिस तुरंत उन दोनों लड़कों को लेकर गुलावटी के उस मैरिज होम में पहुंच जाती है एंड वहां जाके पुलिस को पता चलता है एक सच, एक ऐसा सच, एक ऐसी शादी का सच जो कभी हुई ही नहीं थी। यानी कि पुलिस जब जाकर वहां पे उस रजिस्टर को चेक करती है, तो वहां पर उस टाइम पे कोई शादी होनी ही नहीं थी, वो मैरिज होम एकदम खाली पड़ा हुआ था। तो पुलिस को जो शक हो रहा था, वो पुलिस का शक अब यकीन में बन जाता है। पुलिस उन दोनों को तुरंत हिरासत में लेके पूछताछ शुरू कर देती है एंड अपना तरीका अपनाती है। तब वो पुलिस के सामने सारा सच उगल देते हैं कि हम लोग किसी शादी में शामिल होने नहीं आए थे, बल्कि हम लोग तो शार्प शूटर्स हैं। जी हाँ, शार्प शूटर्स, जिनको किसी ने किसी का कत्ल करने की सुपारी दी थी। तो कहानी अब फ्लैशबैक में जाती है। दिन था 8 मई 2022। जगह थी अतरौर मार्केट, जो अतरौर मार्केट बुलंदशहर क्षेत्र के गुलावटी थाने के अंडर आती। दोपहर के लगभग 2:30 बज रहे थे। 2:30 बजे एक बंदा एक डॉक्टर के क्लिनिक में जाता है, जिन डॉक्टर का नाम होता है शादाब। वो डॉक्टर के क्लिनिक में जाकर उनसे बोलता है कि डॉक्टर साहब, मुझे ये दिक्कतें हो रही हैं, कृपया करके आप दवाई दीजिए। डॉक्टर शादाब उसको पूरा एग्जामिन करके दवाइयां उसको लिख देते हैं, लेकिन वो वहाँ डॉक्टर को दिखाने नहीं गया था, बल्कि वो करने गया था वहां पर एक रैकी, एक ऐसी रैकी, एक ऐसे कत्ल की रैकी जिससे आगे 31 गोलियों की कड़ी जुड़ती है। उस लड़के के बाहर निकलते ही कुछ लड़के तुरंत डॉक्टर शादाब के क्लिनिक में घुसते हैं एंड तुरंत उन पे फायर ओपन कर देते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 गोलियां वो डॉक्टर शादाब को मारते हैं। तभी उन दोनों में से एक लड़का ये बोलता है कि हमें सिर्फ 4 गोलियों पर ही नहीं रुकना है, हमने 31 गोली के पैसे लिए हैं, हमें इनको 31 गोलियां मारनी है। तो जैसे ही पहला लड़का ये दूसरे लड़के को बोलता है, दोनों और बैक टू बैक गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और लगभग 31 गोलियां डॉक्टर शादाब को मारी जाती है। 31 गोली लगने के बाद डॉक्टर शादाब वहीं पर अपना दम तोड़ देते हैं। यह घटना को देखकर जो पूरी मार्केट होती है, उसमें अफरा तफरी मच जाती है। लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, जिसको जो जहां जगह मिल रही थी वो वहां छुपना शुरू कर देता है। एंड आखिर में लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि एक डॉक्टर से आखिर इतनी नफरत क्यों, कौन इतनी बेरहमी से इनका कत्ल करना चाहेगा। लेकिन जब वो 31 गोली मारने का टारगेट पूरा कर रहे थे, इसी गोलियां मारने के टारगेट में एक घटना उन शूटर्स के साथ भी घटती है। एक गोली तभी बैकफायर होके जो एक शूटर गोली मार रहा था, उसके सीधे पेट में जाकर लगती है। एंड ये वही बंदा था जिसको ये 3 दोस्त अपना दिल्ली वाले क्लिनिक पर लेकर गए थे, जो कहानी मैंने आपको भी शुरू में बताई। पुलिस ने जब इन शूटरों को पकड़ा तो एक का नाम समीर था, जो बदायूं का रहने वाला था,
एंड दूसरे का नाम साजिद था जो दिल्ली के उस्मानपुर का रहने वाला था। तो तब पुलिस इनसे ये सवाल पूछती है कि आखिर तुमने इन डॉक्टर को क्यों मारा, तुम्हारी इससे क्या दुश्मनी थी या किसने इसकी सुपारी दी। शूटरों ने जो जवाब दिया पुलिस को वो बहुत ही चौंकाने वाला था। शूटर पुलिस को बताते हैं कि हमें साहब 9 लाख रुपए की सुपारी इन डॉक्टर को मारने की मिली थी। एंड जब उन्होंने पुलिस को नाम बताए कि किसने सुपारी दी थी तो उसमें नाम सामने आता है कासिफ और सरफराज का। सरफराज जो एक शख्स का सगा भाई था एंड कासिफ जो उसी इंसान का जीजा था। तो अब कहानी को हम थोड़ा सा और फ्लैशबैक में लेकर जाते हैं। आखिर इस नफरत की शुरुआत हुई कहां से। हापुड़ जिले में एक पुराना गांव पड़ता है। इस पुराना गांव में एक इंसान रहता था इरफान नाम का। इरफान काफी महत्वाकांक्षी था एंड उसके काफी बड़े बड़े सपने थे। शुरू में उसने बॉडी बिल्डिंग का काम शुरू किया। उसने गुलावटी में जाकर एक जिम खोला, लेकिन कुछ दिन बाद उसको वो जिम बंद करना पड़ा क्योंकि वो जिम उसका कुछ अच्छा खासा चला नहीं। फिर वो एक नया काम शुरू करता है। वो मेरठ बुलंदशहर रोड के पास ही, पुराने के पास ही, टोल टैक्स के पास अपना एक ऑफिस खोलता है जिसमें वो टोल टैक्स और थोड़ा जमीन के खरीद फरोख्त का काम शुरू कर देता है। इरफान का यह काम अच्छा चल पड़ता है, पैसे की कोई कमी नहीं होती है एंड धीरे धीरे वो और जमीनों की खरीद फरोख्त में लग जाता है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर देता है। तो उसकी दुकान के पास एक ढाबा भी होता है जिस ढाबे पे 2 लड़के काम करा करते थे। एक का नाम माजिद होता है और एक का नाम राकिब होता है। ये दोनों लड़के जब धीरे धीरे रोज ऐसे ही इरफान से मिलते हैं, कभी इरफान वहां जा रहा है कभी यहाँ जा रहा है, तो उनकी भी दोस्ती शुरू हो जाती है। धीरे धीरे दोस्ती इस कदर बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे के कामों में घुसने लग जाते हैं। जो राकिब और साजिद थे वो इरफान के साथ छोटा मोटा काम शुरू कर देते हैं। इरफान उनको ऐसी प्रॉपर्टीज में काम करवाना शुरू कर देता है। जब इनका ये प्रॉपर्टी का काम चल पड़ता है तो इरफान राकिब और माजिद के साथ मिलकर कुछ इन्वेस्टमेंट कराता है एंड इन्वेस्टमेंट क्या कराता है, उनसे कुछ पैसे लेता है। लगभग ये रकम जो बताई जा रही है 18 लाख रुपए की बताई जा रही है, जिस रकम को इरफान राकिब और माजिद से ले लेता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि पैसा जहां इन्वॉल्व हो जाए वहां दुश्मनी बननी तो पक्की है। तो ये दुश्मनी की शुरुआत होती है इन्हीं पैसों को लेकर। अब रात आती है 18 मार्च की। इरफान दिल्ली से लगभग 7 लाख रुपए लेकर वापस लौटता है। राकिब और माजिद इरफान को कॉल करते हैं, उसको बुलाते हैं, साथ में तीनों लोग पार्टी करते हैं। पार्टी करते करते ये बात फिर से उड़ जाती है। राकिब और माजिद इरफान से अपने पैसे मांगते हैं। इरफान तब उन दोनों को बोलता है कि कौन से पैसे, किस बात के पैसे, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। ये सुनकर दोनों का खून खोल उठता है एंड वो आव देखते हैं ना ताव देखते हैं, वो सीधा इरफान पे हमला कर देते हैं। क्योंकि वो लोग साथ में पार्टी कर रहे थे, नशे की हालत में उनको एहसास नहीं होता है कि कब इरफान की जान चली। लेकिन जब इरफान की मृत्यु हो जाती है तब उन लोगों को होश आता है कि आखिर उन्होंने क्या कर दिया। खैर, अब इरफान की जो लाश थी वो उनके सामने पड़ी थी एंड दोनों बहुत घबरा रहे थे। उन्हें ये डर सताने लगा था कि कहीं ना कहीं अब पुलिस उन तक पहुंचेगी और उनको पकड़ेगी। लेकिन अपने आप को बचाने के लिए तभी वो एक ऐसा घिनौना कृत्य काम करते हैं कि देखकर इंसानियत भी झंझोर जाए। जी हाँ, वो अपने आप को बचाने के लिए ये सोचते हैं कि हम पकड़े तो तब जाएंगे जब इरफान की लाश किसी को मिलेगी। जी हाँ, वो इरफान की लाश के इतने टुकड़े करते हैं कि इरफान की लाश को फिर बाद में 31 पन्नी बैग्स में, यानी कि पॉलिथीन बैग्स में बंद करके रख देते हैं। ये जो इरफान की लाश के साथ कृत्य काम किया जा रहा था ये लगभग रात के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक चलता है। फिर इन्हीं में से एक अपने ही एक जानकार जेसीबी वाले को कॉल करता है और कहता है कि हमें दुकान के पास एक गड्ढा खुदवाना है, तो तुम एक बार आप काम करो, एक बार जेसीबी लेकर आ जाओ, हमें वहाँ पे एक गड्ढा खुदवाना है ताकि हम थोड़ा सा और कंस्ट्रक्शन का काम कर सके। वो जेसीबी वाला जैसे ही ये बात सुनता है वो तुरंत अपनी जेसीबी लेकर वहां पहुंचता है एंड वहां पर लगभग 15 फीट का गड्ढा गहरा खोद देता है। अब जैसे ही वो गड्ढा खोदता है एंड वहां से जाता है, राकिब और माजिद जो दोनों दोस्त होते हैं ये इरफान की जो कटी हुई लाश होती है उसकी पन्नी के बैग्स को उस गड्ढे में डालकर उस गड्ढे को बंद कर देते हैं। अब इरफान की लाश को इसे दफनाने के बाद उन लोगों को एहसास हो रहा था कि उनका जो जुर्म है, वो गुनाह है, वो दफन हो गया है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जुर्म कभी भी छुपता नहीं है, कातिल कभी भी बचता नहीं। अब जो इरफान के घर वाले होते हैं वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि इरफान काफी दिनों से घर नहीं लौटा था। वो उसकी ढूंढ शुरू करते हैं, पुलिस में कंप्लेंट रिकॉर्ड दर्ज कराते हैं। पुलिस जब सीडीआर रिपोर्ट निकलवाती है तो उसमें राकिब और माजिद का नंबर आता है। पुलिस राकिब और माजिद को उठाती है एंड उनके साथ सख्ती से पूछताछ करती है। तब वो अपना सारे जुर्म का राज उगल देते हैं। वो ऐसे बताते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने इरफान का कत्ल किया, कैसे कैसे उन्होंने इरफान की लाश के टुकड़े किए, कहाँ कहाँ उन्होंने उसको दफनाया है। पुलिस उन दोनों को लेकर उस जगह पर पहुंचती है जहाँ पर उन्होंने इरफान की लाश को दफनाया था। पुलिस उस गड्ढे को खुदवाती है एंड वहां पर निकलती है 31 पॉलिथीन बैग्स।
जिनके अंदर थी इरफान की लाश। उन टुकड़ों को इकट्ठा करके पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि इरफान की लाश थे जो करीबन 49 टुकड़े किए गए थे, जिनको इन्होंने 31 पॉलिथीन बैग्स में बंद करके उस गड्ढे में दफनाया था। तो ऐसे पुलिस राकिब और माजिद को पकड़ लेती है। लेकिन अब जो राकिब का भाई होता है वो यही डॉक्टर शादाब होता है जिनको इन शूटरों ने गोली मारी थी। जी हाँ, राकिब का जो ये भाई होता है डॉक्टर शादाब, ये राकिब के केस की पैरवी करने लग जाता है। तो जैसे ही बात ये इरफान के भाई सरफराज और उसके बहनों कासिफ को पता चलती है, वो लोग आग बबूला हो जाते हैं। वो ये सोचने लग जाते हैं कि जब शादाब के भाई ने इतना घिनौना कृत्य किया है तो वो उसकी पैरवी क्यों कर रहा है। एंड वो शादाब से बदला लेने की ठान लेते हैं। वो ये ठान लेते हैं कि भाई के बदले भाई। तभी वो 2 शूटर्स को हायर करते हैं एंड उन 2 शूटर्स को लगभग 9 लाख रुपए देते हैं। एंड ये वही शूटर्स होते हैं जिनमें से एक के पेट में गोली लगी। ये जाकर तुरंत डॉक्टर शादाब के ऊपर गोलियां मारना शुरू कर देते हैं एंड उनकी हत्या कर देते हैं। एंड उनको स्पेशली ये अल्टीमेटम दिया जाता है कि 31 गोलियां ही डॉक्टर शादाब को मारी जाए, जैसे 31 पॉलिथीन बैग में उनके भाई और साले की लाश उनको मिली थी। तो पुलिस ने इस मामले के पूरे केस का पर्दाफाश किया एंड जो साजिश करता थे सरफराज और कासिफ, उन दोनों को भी जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ हत्या या फिर पैसे की दास्तान नहीं बताती, ये बताती है कि आखिर पैसा कैसे 2 परिवारों को बर्बाद कर सकता है, लालच कैसे 2 परिवारों को बर्बाद कर सकता है। एक तरफ इरफान अपनी जान से हाथ धोया, वहीं निर्दोष जो डॉक्टर शादाब था, जो सिर्फ अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रहा था, वो भी बेवजह मारा गया इस रंजिश के बीच। तो मैं हमेशा कहता हूं कि अपराध किसी का समस्या का हल नहीं होता है, अक्सर बैठकर बातें सुलझाई जा सकती हैं अगर लोग धैर्य से काम लें। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे कत्ल की जिसमें लाश के 31 टुकड़ों के साथ साथ 31 गोलियां भी शामिल थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने लव्ड वन के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।